के साथ हितेंद्र। बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा की, क्योंकि विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और किसान कानूनों का मुद्दा भी यहां पर गरमाया हुआ है। कल सदन में कांग्रेस की तरफ से हरियाणा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के लाया जाएगा सदन में, और कांग्रेस का यह कहना है कि हरियाणा सरकार जनता और विधायकों का भी विश्वास खो चुकी है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के भारतीय किसान यूनियन ने भी विधायकों पर दबाव बनाने के लिए खास रणनीति बनाई, जिसके तहत भारतीय किसान यूनियन ने यह ऐलान किया था कि वो पूरे हरियाणा में सभी विधायकों को अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार के खिलाफ वोट करने की अपील करेंगे। ज्ञापन सौंपा गया और इसी के तहत अंबाला में काफी बवाल भी देखने को मिला, जहां पर विधायक असीम गोयल और गृह मंत्री अनिल विज से किसानों ने यह अपील की है कि कल सरकार के खिलाफ वोट किया जाए। साथ ही कुछ किसान धमकी देते हुए भी नजर आए कि अब अगर ये विधायक सरकार के पक्ष में वोट करेंगे तो गांव में पत्थरों से इनका स्वागत किया जाएगा, इन्हें गांव में घुसने भी नहीं देंगे। पेपर मेले थरा पेपर जे तो करेंगे किसान के हक में वोट, थरा सम्मान करेंगे। अगर थने सरकार के हक में वोट करी ना, हम बतावेंगे थानू फिर दिल्ली दोबारा किस तरह जाए, चंडीगढ़ किस तरह जाएगा दोबारा। और कह तेरी कोठी में खड़का आज के बाद अगर तन्ने किसी गांव के अंदर प्रोग्राम करा, पहला तेरा चंडिया गल स्वागत करेगा, काली गल तेरा डरा गल स्वागत करेंगे। हमने डिमांड करी है भी कल जो विधानसभा में वोटिंग होनी है, ये किसानों ने बनाए हैं विधायक, सरकार ने नहीं बनाए। जिस सरकार में बैठे हैं ये किसान, तो कल किसान के हक में वोटिंग करो। हमने तो ये उनको बोला है, अगर आप किसान के हक में वोटिंग नहीं करते तो किसान आपके खिलाफ है, आपको गांव में नहीं बढ़ने देगा। तो लगातार किसान कानूनों का विरोध चल रहा है और इसका सबसे ज़्यादा असर सिर्फ हरियाणा पर जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन की सरकार है और पंजाब से होते हुए हरियाणा के भीतर से जब किसान दिल्ली की तरफ कूच किया था नवंबर में, उसी वक्त से हरियाणा के किसानों ने भी पंजाब के किसानों के साथ किसान कानूनों के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद किया था। और तब से ही हरियाणा में जो विधायक हैं, सरकार से जुड़े हुए या जो मंत्री हैं, उनका विरोध भी लगातार किया जा रहा है। और अंबाला में जब स्थानीय निकाय के चुनाव हुए थे उस वक्त भी काफ़ी विरोध यहाँ पर सीएम का भी देखने को मिला था, और उसके बाद जिस तरीके से करनाल में भी सीएम को प्रोग्राम नहीं करने दिया गया था, तो इस तरीके से तमाम जो खबरें हैं वो सामने आई। अलग अलग जगहों से विधायकों को भी कार्यक्रम नहीं करने दिए गए, मंत्रियों को कार्यक्रम नहीं करने दिए गए। और अभी भी अंबाला की अगर बात की जाए तो विधायक असीम गोयल को काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ रहा है, और जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं रतनलाल कटारिया, उनको भी अलग अलग जगहों पर जब वो किसी भी सरकारी कार्यक्रम में जाते हैं तो वहाँ पर उनको विरोध का सामना करना पड़ता है। और अब ऐसे में जब हरियाणा में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है तो बजट सत्र के पहले दिन से ही किसान कानूनों का जो मुद्दा है वो गरमाया हुआ है, और इसी मसले को लेकर के हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कई बार ये दावा कर चुके हैं कि हरियाणा सरकार अपने ही विधायकों का भी विश्वास खो चुकी है। जनता के साथ साथ विधायक भी इस सरकार के साथ अब नहीं हैं, तो इसलिए अब विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाया जाएगा। और कल का दिन निर्धारित किया गया है 10 मार्च को, ये दिन निर्धारित किया गया कि अविश्वास प्रस्ताव इस दिन लाया जाएगा और इस पर वोटिंग होगी। तो ऐसे में भारतीय किसान यूनियन की तरफ से, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये आह्वान किया गया था सभी किसानों से कि वो अपने अपने विधायकों पर दबाव बनाएं। अंकुर कपूर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अंबाला से। अंकुर, क्या कुछ जानकारी है किस तरीके से ये हंगामा किसानों का देखने को मिला अंबाला में विधायकों के घर के बाहर? बिल्कुल, जैसा कि आज अंबाला में जो विधायक असीम गोयल है उनके घर के बाहर जो किसानों का जो जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो दरअसल जो 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर जो आज किसान इकट्ठा होकर विधायक असीम गोयल के निवास स्थान पर पहुंचे थे, लेकिन विधायक को ज्ञापन देने पहुंचे जो किसान है उस वक्त 2 गुटों में नजर आए। जब किसानों से ज्ञापन ले रहे थे विधायक असीम गोयल के प्रतिनिधि, तो उन्होंने किसानों को चाय के लिए निमंत्रण दिया, तो जिसके बाद जो किसान नेता है, कुछ किसान चाय के निमंत्रण पर राजी हो गए, लेकिन जो कुछ किसान जो विधायक के निवास के बाहर खड़े थे उन्होंने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। इतने बीच अगर हम बात करें तो किसानों ने विधायक के निवास के बाहर जो असीम गोयल को बड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा पहले तो उनका विरोध काले झंडे के साथ करते थे, लेकिन अब अगर विधायक असीम गोयल ने किसी भी गांव में कोई कार्यक्रम किया तो उनका पत्थरों के साथ स्वागत किया जाएगा।
तो सब इन्हीं बातचीत को लेकर जो यहाँ पर जो उनके मलकीत सिंह हैं, जो प्रधान है भारतीय किसान यूनियन के, जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि विधानसभा में किसानों के हक में वोटिंग करने की मांग रखी गई है। उन्होंने कहा है कि विधायक को उन्होंने ही बनाया है, अगर वो किसानों के हक में वोटिंग नहीं करेंगे तो उन्हें गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। वहीं विधायक के निवास पर जो चाय के निमंत्रण को लेकर जब उनसे हमने सवाल पूछा कि वहां से आपको चाय का निमंत्रण मिला था, 2 गुटों में आप लोग नजर आए, तो उन्होंने कहा चाय उनके लिए इतनी जरूरी नहीं है, क्योंकि विधायक के निवास पर ज्ञापन सौंपने के बाद जो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज हैं, उन अधिकारियों ने ये भी बताया कि गृह मंत्री विधानसभा के स्तर के कारण अपने निवास पर नहीं है, क्योंकि विधानसभा स्तर चल रहा है, सभी वहीं पे हैं। तो किसानों ने जो वहीं से ज्ञापन ले लिया, जो गृह मंत्री तक भी पहुंचा दिया जाएगा। यानी कि अगर हम दो गुटों की अगर बात करें तो यहाँ पर जो किसान है 2 गुटों में अलग अलग नजर आए जब विधायक असीम गोयल के बाहर वहां ज्ञापन देने पहुंचे। क्योंकि गृह मंत्री और विधायक असीम गोयल जो हैं वो भी दोनों ही विधानसभा के सत्र में हिस्सा ले रहे हैं, तो ऐसे में दोनों ही अपने आवास पर नहीं थे। तो क्या गृह मंत्री के आवास के बाहर इस तरीके का कोई सांकेतिक प्रदर्शन नहीं किया गया? नहीं, बिल्कुल। अगर हम बात करें पूरे हरियाणा की, तो हरियाणा में आज किसानों ने यहाँ पर ज्ञापन देने की बात की थी कि जो भी उनके एरिया में सांसद है, विधायक हैं, उनके कोठियों पर जाकर किसानों द्वारा ज्ञापन दिया जाएगा कि जब भी वहां पर विधानसभा में जो किसानों के हक में है वो वोटिंग करने की मांग रखी गई है ज्ञापन में। अगर कोई भी विधायक या सांसद उनके खिलाफ वोटिंग करता है विधानसभा स्तर में, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अभी तो हम काले झंडों के साथ उनका विरोध करते हैं, अगर ये सब जो भी बीजेपी के विधायक या सांसद है, अगर वो हमारे हक में वोटिंग नहीं करेंगे तो उनका पत्थरों के साथ स्वागत किया जाएगा। इस बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि सभी विधायकों का इस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया और उनको ज्ञापन दिया गया है कि किसानों के हक में ही वोटिंग करें, तो कितने विधायक ऐसे हैं जो सरकार से जुड़े हुए हैं लेकिन इस मसले को लेकर के, किसान कानूनों के मसले को लेकर के सरकार से कहीं ना कहीं नाराज भी दिखाई दे रहे हैं और वो सरकार के खिलाफ कल वोटिंग कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर हम बात करें, जो अंबाला के विधायक असीम गोयल हैं, जब हमने भी उनसे जो फोन पर बातचीत की तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि किसान जो भी उनकी मांग रखते हैं मैं उनका समर्थन करता हूं, लेकिन जो केंद्र सरकार है जब तक वो उनकी मांगे नहीं मान लेती या इनका आपस में बैठकर जब तक बातचीत नहीं हो जाती है तब तक मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं। लेकिन विधायक असीम गोयल ने फोन पर हमें ये बात कही है कि किसान जब भी मेरे यहाँ पर निवास स्थान पर आएंगे तो उनका स्वागत किया जाएगा। उन्होंने जो भी ज्ञापन दिया है उनका वो स्वागत करते हैं और उनकी बात को वो केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे। जो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज है, उनका ज्ञापन भी वो लेकर आए हैं, उनके बाद भी बातचीत रखी जाएगी कि किसी न किसी तरीके से जो किसानों ने आज ज्ञापन दिया है उस ज्ञापन को वो सरकार तक पहुंचाएं और जल्दी से जल्दी जो किसान धरने पर बैठे हैं उनकी समस्या का हल होना चाहिए। इस दौरान कुछ किसान ऐसे दिखाई दे रहे हैं, तस्वीरों में भी वो साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और जिस तरीके से वो धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं कि अभी तक तो सिर्फ काले झंडे दिखा करके विरोध किया जाता था, अब पत्थरों से विरोध किया जाएगा। इस तरीके से कितने ऐसे किसान वहां पर थे जो बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दिए? जी बिल्कुल। जो हरियाणा में आज बात हुई थी, एक किसानों की तरफ से बात निकाली गई थी कि जितने भी अपने अपने अधिकारिक क्षेत्र में जो विधायक हैं या कोई सांसद है, मंत्री हैं, उनको ज्ञापन दिया जाएगा कि जो भी विधानसभा स्तर में हमारे हक में वोटिंग होनी चाहिए उस चीज को ज्ञापन दिया जाएगा। लेकिन जब विधायक असीम गोयल के यहाँ पर जब जो किसान पहुंचे तो अगर हम बात करें तो 2 गुटों में नजर आ रहे थे किसान। एक तरफ तो जो असीम गोयल के जो प्रतिनिधि है रितेश गोयल, उन्होंने किसानों को चाय के लिए आमंत्रित किया, तो कुछ किसान तो उस चाय पीने के लिए राजी हो गए, लेकिन जो बाहर जो 1-2 किसान थे उनमें जय सिंह थे और दूसरे जो गुट थे वो काफी हंगामा उन्होंने शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक, उन्होंने चेतावनी भी दी कि जब तक अभी तक तो हम जो भी बीजेपी के जो भी मंत्री विधायक हैं उनका काले झंडों के साथ यहाँ पर विरोध करते हैं, लेकिन अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो किसी भी गांव में कोई कार्यक्रम नहीं करने दिया जाएगा किसी भी मंत्री या विधायक को, तो उनका पत्थरों के साथ स्वागत किया जाएगा। तो ऐसे शब्द जब किसानों ने कहे तो 2 गुटों में नजर आ रहे थे यहाँ पर किसान। इस गुटबाजी के पीछे कोई खास वजह पता लग पाई हो? बात करें तो किसान गुस्से में तो है कि हमें यहाँ पर इतना टाइम हो गया है, इतना समय हो चुका है, सिंधु बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन केंद्र सरकार हमारी सुध भी नहीं ले रही है। हमने आज ज्ञापन देने भी पहुंचे हैं, तो किसान कहीं ना कहीं गुस्से में नजर आ रहा है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी
और जो अभी हम बात करें कि विधानसभा में भी हक की वोटिंग नहीं रखी जाएगी, तो उन विधायकों और मंत्रियों का पूरे तरीके से अगर हम बात करें तो विरोध किया जाएगा। गुटबाजी के पीछे कोई अहम कारण पता नहीं लग पाया, जिस तरीके से आपने बताया कि किसान भी आपस में बटे हुए नजर आए। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें जब जो असीम गोयल के जो प्रतिनिधि हैं रितेश गोयल, जब उन्होंने किसानों को चाय के लिए वहां पर निवास पर अपन आमंत्रित किया, तो उसके बाद जो कुछ किसान हैं, जैसे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, तो कुछ किसान तो निमंत्रण पर राजी हो गए कि चलो हम यहाँ पर आए हैं, हमारी बात को रखा जाएगा, हम ज्ञापन देने आए हैं, हम आपकी चाय पी लेते हैं। लेकिन अगर बात करें तो दूसरे गुट की जो विधायक असीम गोयल है, उनके जो घर के निवास स्थान के बाहर खड़े थे, उन्होंने अचानक इस बात का विरोध कर दिया कि यहाँ पर चाय नहीं पी जाएगी। उन्होंने जो किसान बाहर खड़े थे, उन्होंने जोर जोर से नारे लगाने शुरू कर दिए। और अगर जब हमने उनसे बात की, जो जय सिंह हैं किसान, हमने उनसे बातचीत की कि कुछ किसान तो अंदर चाय पी रहे हैं, तो आपको क्या इसमें हर्ज है, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा हम यहाँ चाय पीने के लिए नहीं आए हैं। अगर अभी तक तो हम यहाँ पे काले झंडों के साथ इनका विरोध करते आए हैं, लेकिन अगर ये विधायक या कोई भी मंत्री हमारी बातों को नहीं मानेंगे तो हम किसी भी गांव में इनको कार्यक्रम नहीं करने देंगे और उनका पत्थरों का स्वागत किया जाएगा। तो यहाँ दो गुट थे जिनको नजर आया, तो एक गुट तो नरमी से बात कर रहा था, लेकिन जो दूसरा गुट था वो काफी गुस्से में नजर आ रहा था। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन ये इस तरीके की तस्वीरें आज पूरे हरियाणा में देखने को मिली, अलग अलग जगह पर, और विधायक जब वहां पर नहीं मिले तो या तो उनके प्रतिनिधियों को या फिर उनके मकान के बाहर ही जो ज्ञापन है वो चस्पा कर दिया गया। और विधायकों को ये चेतावनी दी गई है कि अगर सभी विधायकों ने, चाहे वो किसी भी दल के विधायक हों, खासतौर पर जो सरकार के समर्थन में विधायक हैं या बीजेपी जेजेपी से जुड़े हुए जो विधायक हैं, उनको ये चेतावनी दी गई है कि सरकार के खिलाफ आपको वोट करना है। अगर ऐसा नहीं किया तो आपका पुरजोर तरीके से विरोध जो है वो हर जगह पर किया जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड में एक प्रथा सी है शायद कि राज्य में कोई भी सीएम 5 साल तक बना नहीं रह सकता। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। सीएम साहब अपने 4 साल के कार्यकाल का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे। पार्टी नेता सब कुछ ठीक ठाक कह रहे थे कि सब ठीक है पार्टी में, लेकिन अचानक से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का इस्तीफा हो जाता है, जिसके बाद विपक्ष ने तंज भी कसा है और कहा है कि बीजेपी अपनी नाकामी को छिपा नहीं सकती। त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल को 4 साल पूरे होने में अभी 9 दिन बाकी थे, लेकिन उससे पहले ही उनका इस्तीफा हो गया, उनको इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि रावत उत्तराखंड के दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं जिन्होंने अपनी सरकार के पूरे 5 बजट पेश किए हैं। कांग्रेस नेता स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के अकेले दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने अपनी सरकार के 5 बजट पेश किए। उत्तराखंड की राजनीति की विडंबना यही है कि नारायण दत्त तिवारी के अलावा कोई भी मुख्यमंत्री अपने शासनकाल के पूरे 5 साल नहीं कर सका है। मुख्यमंत्री के आवास की दिलचस्प कहानी रही है। पहले भवन चंद्र खंडूरी, फिर रमेश पोखरियाल निशंक और फिर भवन चंद्र खंडूरी, उसके बाद विजय बहुगुणा और फिर हरीश रावत भी 3 बार मुख्यमंत्री बने और इसमें से कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल पूरे नहीं कर पाया। हरीश रावत तो 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो एक बार भी 5 साल तक पूरा कार्यकाल नहीं कर पाए। पार्टी ने विचार किया और संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया कि मुझे अब किसी और को ये मौका देना चाहिए। 4 वर्ष में आज कितना तारीख है? आज 9 तारीख, 9 दिन कम रह गए 4 वर्ष पूरा होने में। तो ये इतना मौका मुझे दिया है। मैं प्रदेशवासियों का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, विशेषकर जो हमने स्वरोजगार के क्षेत्र में महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, किसानों के लिए, तमाम जो हमने यहाँ पर नए नए कार्यक्रम दिए। ये 4 वर्ष का मौका अगर पार्टी मुझे नहीं देती तो इन योजनाओं को मैं नहीं ला सकता था। आरबी उपाध्याय राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे अधिक बातचीत करेंगे इस पूरे मसले पर। आरबी उपाध्याय जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज़ पर।
धन्यवाद हितेंद्र जी। आरबी उपाध्याय जी, सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि आखिरकार क्या कुछ आपको दिखाई देता है, कौन सी ऐसी परेशानियां रही हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के सामने कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा? देखिए, जहां तक हम उत्तराखंड की राजनीति का चरित्र देखेंगे हितेंद्र, इतिहास देखेंगे, तो वहां ये चलता आ रहा है और उसी का शिकार कहीं कहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत भी है। देखिए, सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता और जो अति महत्वाकांक्षा वहां के जो एमएलए हैं और वो ये चाहते हैं, तो देखिए मुख्यमंत्री तो एक ही हो और अगर मान लीजिए पार्टी आलाकमान को 4 साल बाद ऐसा लगता है, देखिए पत्रकारों ने उनसे पूछा कि भाई क्या कारण रहे, बिल्कुल, तो उन्होंने यही कहा कि भाई पार्टी आलाकमान बता सकती है कि भाई ऐसे क्या कारण। देखिए, जनता जनप्रतिनिधि चुनती है तो वो कहीं ना कहीं उम्मीद रखती है जनता से और बीजेपी को जिस तरह से आप देखेंगे कि एक अच्छा खासा बहुमत मिला था, तो जनता को उम्मीद थी कि भी आप लोग जनता की सेवा करेंगे और कहीं विकास करेंगे और पूरे 5 साल एक स्थिर सरकार रहेगी। ऐसे क्या कारण है, सोचना पड़ेगा कि भाई 4 साल तो आप ठीक रहते हैं, आखिरी टाइम पे आकर आप इस तरह का फैसला लेते हैं। तो देखिए, अब डिलीवरी का उतना टाइम भी नहीं रहा है, इलेक्शन में कोई बहुत ज्यादा समय बाकी नहीं बचा। बिल्कुल, तो 1 साल अगर मान लिया किसी और को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो वो कौन से आसमान से तारे तोड़ के ले आए, भी किस तरह डिलीवरी दे पाएंगे। तो देखिए, कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूं कि मैसेज, देखिए विपक्ष ने जो एक मैसेज गया है जनता के बीच में, वो एक अच्छा मैसेज नहीं है और विपक्ष ने इसे भुनाया है। प्रीतम सिंह ने, जो कि पीसीसी चीफ हैं उत्तराखंड के, उन्होंने इस पर एक फेसबुक पर पोस्ट किया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए भले कितने भी चेहरे बदल लीजिए, नेतृत्व परिवर्तन कर लीजिए, लेकिन आप छिपा नहीं पाएंगे अपने दोष को। देखिए, विपक्ष उस बात को बिल्कुल लेगा और देखा गया है कि भी जब भी इस तरह से मुख्यमंत्री बदले गए तो बहुत अच्छे परिणाम नहीं आए। क्यों? मैसेज तो गलत जाता ही जाता है ना भाई, मैसेज जा चुका है और कांग्रेस ने उसको लपका और उन्होंने कहा कि भाई नाकामी छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई 4 साल कुछ नहीं करते, आप 4 साल आखिरी साल में सीएम बदलना कम से कम मेरी समझ से परे। बिल्कुल, तो क्या ये समझा जाए कि बीजेपी में भले ही खुल करके सामने कुछ नहीं आया हो, लेकिन बीजेपी में एक बहुत बड़ा सियासी भूचाल जो है वो उत्तराखंड में देखने को मिला, इसी वजह से आलाकमान को ये फैसला लेना पड़ा? देखिए, बहुत दिनों से चल रहा था और मैंने कहा ना कि उत्तराखंड की राजनीति का चरित्र जिस तरीके का हो गया है, तो वहां प्रदेश सेकेंडरी है, वहां की जनता सेकेंडरी है। अपनी महत्वाकांक्षा है कि भाई कितनी पूरी होती हैं, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि भाई त्रिवेंद्र सिंह रावत के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाया। अदरवाइज होता क्या है कि मुख्यमंत्री के ऊपर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप होते हैं तो पब्लिकली वो चीजें नहीं आई, उन्होंने अपनी इमेज को बचाया। ये बात अलग है कि वो सबको साथ लेके नहीं चल पाए और जो असंतोष था वो काफी दिनों से पनप रहा था और गुटबाजी देखिए वो किससे छुपी नहीं है, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो बीजेपी है, अलग अलग जो ग्रुप बने हुए हैं और वो ग्रुप क्या है कि जनता की सेवा के लिए अगर समर्पित हो तो ज्यादा अच्छा होगा, प्रदेश की उन्नति के लिए समर्पित हो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर किसकी कमी आपको लगती है? क्या नेतृत्व में कोई कमी रही है त्रिवेंद्र सिंह रावत के, इस वजह से असंतोष जो है उनके विधायकों में, मंत्रियों में ज्यादा पनपा और आज उसी का परिणाम देखने को मिला? क्या ये वजह है? नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए, जो भी परिवार का मुखिया होता है, जो भी मुख्यमंत्री होता है, उसकी ड्यूटी होती है कि वो सबको साथ लेके चले और सबकी जो भी ग्रीवेंस है, मान लीजिए चाहे वो एमपी है चाहे वो एमएलए है, कुछ कहता है तो उसके पीछे देखिए वो भी जनता का प्रतिनिधि है, वो अपने लिए नहीं कह रहा। तो आपको जो भी जनप्रतिनिधि है सबका सम्मान करना चाहिए और सबकी साथ लेके चलना चाहिए और मैं समझता हूँ त्रिवेंद्र सिंह रावत इसमें फेल रहे हैं कि भी इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वो सबको साथ लेके नहीं चल पाए और उसी का परिणाम है कि वो असंतोष बढ़ता चला गया और पार्टी आलाकमान को मजबूर होना पड़ा नेतृत्व परिवर्तन के ऊपर। ये नहीं है कि भी पार्टी आलाकमान ने नहीं सोचा होगा, पार्टी आलाकमान के दिमाग में भी होगा कि भी इलेक्शन में बहुत ज्यादा समय नहीं रहा है, लेकिन कोई भी संगठन है, कोई भी राजनीतिक पार्टी है, वो किसी एक व्यक्ति के लिए अपनी सत्ता दांव पर नहीं लगा सकती। इलेक्शन सर के ऊपर हो और जब रिपोर्ट उस तरह की आ रही हो कि भाई त्रिवेंद्र सिंह रावत के उसमें अगर इलेक्शन लड़ा जाएगा तो बीजेपी नहीं जीत पाएगी,
तो देखिए कोई भी ये नहीं चाहेगा कि पार्टी हारे। बिल्कुल। तो उसके लिए अब अगर क्या ये समझा जाए कि अब चुनाव जीत लेगी बीजेपी? नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं हम्म। कि भाई सीएम का चेहरा बदल देने से इलेक्शन कोई गारंटी है कि भी जीत जाएंगे। ये कोई जीतने की गारंटी नहीं है। हम्म। और आप पिछला इतिहास उठा के देखेंगे हितेंद्र, तो परिणाम सुखद और अच्छे नहीं रहे। जब जब इस तरीके से बदला गया तो अपेक्षित परिणाम नहीं आए। तो हम ये कैसे कह दें कि भी ये कंफर्म हो जाएगा कि भी आपने त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदल दिया, मुख्यमंत्री बदल दिया है तो कंफर्म है। और वैसे भी आप देखेंगे उत्तराखंड का जो इतिहास देखेंगे तो वहां एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। चलिए मतलब आने वाले परिवर्तन समय में क्या होगा वो तो खैर वक्त के गर्भ में है और वो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा कि होगा क्या। आरबी उपाध्याय जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे पर हमारे सहयोगी जगतार सिंह भुल्लर ने खास बातचीत की है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से, और उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी राज्य में अस्थिरता पैदा करना चाहती है। वो राज्यपाल से निवेदन करेंगे कि राज्य में चुनाव करवाया जाए। और हरीश रावत ने यह भी कहा है कि बीजेपी ने 2016 में उनकी सरकार गिरवाई थी। सेंटर में बीजेपी इतनी ज्यादा मजबूत है, राज्यों में इतनी ज्यादा मजबूत है, और भारतीय जनता पार्टी को क्या जरूरत है कि देखिए उसके दो कारण हैं। एक तो भाजपा ने जो पाप 2016 में किया, हमारी सरकार गिराने के लिए हरे हरे नोटों के बल पर जो दल बदल करवाया, आज उसका परिणाम है कि भाजपा के अंदर एक भयंकर असंतोष अंदर ही अंदर उभर रहा है, खोल रहा है। और दूसरा कारण यह है कि भाजपा ने कभी भी अच्छा शासन नहीं दिया। विकास और जन कल्याण से भाजपा का कोई वास्ता नहीं रहा। आज उत्तराखंड में भाजपा की सरकार कुशासन का प्रतीक बन गई है, नौजवान विरोधी सिद्ध हो गई है, बेरोजगारी चरम पर है, कर्मचारियों में भयंकर असंतोष है, भ्रष्टाचार निरंतर बढ़ रहा है और किसानों की अवहेलना की जा रही है, मजदूर सड़कों पर है संघर्ष में। और कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पे कांग्रेस खेमा खुश होगा, तो आप राज्यपाल से उम्मीद करेंगे कि इलेक्शन करवाएं? नहीं, हम तो कह रहे हैं जब 57 के साथ तुम सरकार नहीं दे सकते हो तो महामहिम को स्वयं ही कहना चाहिए भाजपा से कि तुम 57 के साथ जब 5 साल सरकार नहीं चला पा रहे हो तो अब 1 साल में क्या कर लोगे, इसलिए जाओ चुनाव में। वैसे कांग्रेस डिमांड रखेगी? मैंने कहा हम तो कह ही रहे हैं कि एक ही विकल्प है अभी चुनाव करवाने के अलावा, नहीं तो 1 साल और कुशासन उत्तराखंड को भुगतना पड़ेगा। यदि 1 साल के कुशासन से भाजपा के कुशासन से उत्तराखंड को मुक्ति दिलानी है तो चुनावी रास्ता है। बीजेपी ने चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे पुडुचेरी की सरकार हो, चाहे उससे पहले गोवा की सरकार हो, वो तोड़ दी। लेकिन क्या वजह है कि वो अपनी सरकार के अपने मुख्यमंत्री को 5वें साल में हटा देते जबकि सिर्फ 8 महीने बचे हुए हैं? देखिए, भाजपा का लोकतंत्र में यकीन नहीं है, वो एकाधिकारवादी हैं, संवैधानिक व्यवस्थाओं में उनकी आस्था नहीं है, लोकतांत्रिक परंपराओं से उनका कोई सरोकार नहीं है। वो केवल सत्तारोधी हैं और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो पुदुचेरी हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे गोवा हो, चाहे असम हो। उन्होंने हर जगह जो है पाप किए हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे रिजल्ट क्या रहेंगे कांग्रेस पार्टी के या भारतीय जनता पार्टी? चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। देश में जब से बीजेपी का दबदबा बढ़ा है, खासतौर पर साल 2014 के बाद की अगर बात की जाए तो एक अलग ही तरह की राजनीति अब देश में होने लगी है, वो है हिंदू धर्म पर राजनीति। क्योंकि पहले गुजरात चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कांग्रेस नेताओं ने जनेऊधारी कहा, फिर दिल्ली में चुनाव हुए तो मुख्यमंत्री केजरीवाल ने हनुमान चालीसा पढ़ी, और अब बंगाल में चुनाव हैं तो जय श्री राम का मुद्दा वहां पर हावी है ही। लेकिन इसी बीच खुद को हिंदू साबित करने के लिए वहां की मुख्यमंत्री ने भी अब चंडी पाठ किया है और बीजेपी को यह चेतावनी दी है कि मेरे साथ हिंदू कार्ड मत खेलो, मैं भी हिंदू हूं। सीएम ममता ने यह कहा है कि मैं सुबह चंडी पाठ करके घर से निकलती हूं, मैं चंडी पाठ सुना रही हूं, जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं वो सुन लें, पांव खींच करके झूठ मत बोलिए। आने वाले दिनों में नंदीग्राम का मॉडल तैयार करूंगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि जनता से ममता ने यह कहा है कि 1 अप्रैल को उनको अप्रैल फूल कर दीजिए और 1 अप्रैल को खेला होगे
और चुनाव के बाद देखूंगी कि जीभ में कितना जोर है। मिठाई खाइए, जीभ की कटुता मिटेगी। একটু শুনি একটু হোক, বলবেন হিন্দু ধর্ম নিয়ে আমার সাথে কম্পিটিশন করতে। আমি একটা চণ্ডীপাঠ করি, ওং জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী সাহা সদা নমস্তুতে মধুকৈটব বিদ্রাভ্যি বিধাত্রী বরদে নমো রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দিশো জয়ী মহিষাসুর নির্নাশ বিধাত্রী বরদে নমো রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দিশো জয়ী বন্দিতাগ্নি যুগে দেবী সর্ব সৌভাগ্য দায়িনী রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দিশো জয়ী। आरबी उपाध्याय जी हमारे साथ बने हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आरबी उपाध्याय जी, ये किस तरीके का धार्मिक जाल है? अब अलग अलग विधानसभा चुनाव में अलग अलग एक अपने आप को हिंदू साबित करने की होड़ जो लगती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, कहीं ना कहीं अभी तक के इलेक्शन में आप देखेंगे तो हिंदुत्व कोई मुद्दा नहीं होता था और पॉलिटिकल पार्टियां एक गणित बैठाती थी। मान लीजिए कि भी M+Y हो गया, मुस्लिम प्लस यादव हो गया और कोई दलित प्लस मुस्लिम हो गया, मतलब इस तरह के समीकरण पहले भी बनते रहे। ये विडंबना है देश की कि इलेक्शन शुरू तो होते हैं विकास के नाम पर, लेकिन अंततोगत्वा आप देखेंगे कि वो धर्म पर, संप्रदाय पर, प्रांत पर, देश पर, मतलब इसके नाम पर इलेक्शन लड़े जाते हैं। अब बंगाल की बात करें तो देखिए, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि देखिए इलेक्शन के पीरियड में आम आदमी उम्मीद करता है कि भी जो राजनीतिक लोग हैं पूरे 5 साल तो उसकी चिंता नहीं करते आवाम की, लेकिन जब इलेक्शन है तब तो कम से कम उनके मुद्दों पर चर्चा होगी, उनके मुद्दों पर बात होगी और उनकी जो समस्या है उनका निराकरण होगा, उनके निदान का कोई रास्ता तैयार होगा। न कोई महंगाई की बात कर रहा है, न शिक्षा की बात कर रहा है, न स्वास्थ्य की बात कर रहा है, न रोजगार की बात कर रहा है। बड़ा ताज्जुब होता है कि भी पूरा इलेक्शन जय श्री राम और जय दुर्गा के नाम पर, तो क्या मैं समझता हूँ लोकतंत्र के लिए ये अच्छा सिम्टम्स नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल, लेकिन आरबी उपाध्याय जी, जनता भी कहीं ना कहीं इस चीज से प्रभावित हो जाती है, क्योंकि 2017 की अगर बात की जाए तो गुजरात में हालांकि जीत नहीं पाई थी कांग्रेस, लेकिन कुछ फायदा हुआ था राहुल गांधी को जनेऊधारी बताने का, और शायद दिल्ली में भी हनुमान चालीसा पढ़ने का मुख्यमंत्री केजरीवाल को फायदा हुआ है। तो क्या अब ये समझा जाए कि चंडी पाठ करने का फायदा बंगाल में मुख्यमंत्री को हो सकता है, ममता बनर्जी को हो सकता है? देखिए, अभी तक जो छवि बनाई जा रही है आप देखेंगे ना, मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना, लेकिन मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भी तुष्टीकरण की राजनीति और जो बांग्लादेशी घुसपैठ हैं उसके भी कहीं ना कहीं पोषक के रूप में प्रेजेंट किया जा रहा है ममता बनर्जी को। लेकिन हम भूल जाते हैं, ये फैक्ट है कि ममता बनर्जी कोई मुस्लिम नहीं है, वो है तो हिंदू। बिल्कुल भी वो श्री राम का नारा आप लगाते हैं तो भगवान श्री राम हम सबके हैं, सभी हिंदुओं के आराध्य हैं, उसका एक ट्रेडमार्क नहीं किया जा सकता। उससे के नाम पर, भगवान के नाम पर राजनीति और वो मैं कहूंगा कहीं जायज नहीं है जी। लेकिन अगर ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे से गुस्से में आ जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, तो उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को तो होगा ही होगा। देखिए, वो उस छवि को तोड़ने के लिए ही अपना एक नैरेटिव सेट कर रही हैं। आप देखें, जैसे उन्होंने कहा कि मैं भी हिंदू हूं और मैं निकलती हूं तो चंडी पाठ करके निकलती। ये बात अलग है कि अलग अलग प्रदेशों में भी अलग अलग भगवान को मुख्य माना जाता है। मान लीजिए बंगाल की बात करें तो वहां माँ दुर्गा को भी बिल्कुल मुख्य माना, मतलब जहां जैसा मौका देखा वहां पर वैसे ही देवी देवताओं को भी एडजस्ट कर लिया जाता है, सेट कर लिया जाता है अपने वोट हथियाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आरबी उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अब ये देखना होगा कि हिंदुत्व की राजनीति जिसने अब जन्म जो है भारतीय राजनीति में ले लिया है और अब लगभग हर चुनाव में इस तरीके की राजनीति जो है वो होने लगी है, इसका असर आने वाले समय में कितना देखने को मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बड़ी खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ।
खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं